students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our very first chapter of class 7, which is about physical and chemical changes. So the topic is very interesting. Let's begin our chapter. See students, we are surrounded by a variety of substances. Each of these substances has its own unique characteristic, such as a solid state, liquid or gas, its size, its shape, its color, its smell, its temperature, its composition, structure and so on. देखो बच्चों, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी सब्सटेंसेस आप देखते हो, बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस आते हैं, सबके अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. यानी कि कैसे सबका शेप, साइज, कलर, स्मेल, टेम्परेचर, स्टेट, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट होता है, सब कुछ एक जैसा नहीं होता है ना. सो व्हेन एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज चेंज, वी से दैट देयर हैज बीन अ चेंज इन द सब्सटेंस. अब होता क्या है, जब इन्हीं में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाती है किसी भी एक सब्सटेंस की, तो उसको बोला जाता है क्या कि अ चेंज हैज टेकन प्लेस इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. में क्या हुआ है, चेंज आया है. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट आइस विल मेल्ट टू फॉर्म वाटर. मेल्टिंग आइस इज अ कॉमन अकरेंस अराउंड अस. एक चेंज आप यूजुअली देखते हो कि जो आइस होती है वो मेल्ट होके क्या बन जाती है, वाटर स्टेट में आ जाती है. तो आइस कैसी थी, सॉलिड स्टेट थी, वाटर इज अ लिक्विड स्टेट. तो ये भी क्या हुआ, एक चेंज हुआ. तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक बहुत ही कॉमन सा चेंज है जो हम लोग डेली बेसिस पे देख सकते हैं, राइट. चले, some changes are beneficial to us whereas some are harmful to us. For example, ripening of fruit is a beneficial change. देखो, कुछ चेंजेस बच्चों बेनिफिशियल होते हैं, कुछ आपके लिए कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं. जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का क्या पकना, कच्चे फ्रूट्स पक जाते हैं ना, राइप हो जाते हैं, वो एक बेनिफिशियल चेंज है. इसलिए तो हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स भी आजकल यूज करते हैं फ्रूट्स को राइप करने के लिए. हाँ, वो मेथड गलत है लेकिन यूज किया जाता है बिकॉज उससे फ्रूट्स जल्दी राइप हो जाते हैं और फिर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं. देखो, so we try to make the ripening of fruits faster by artificial method. On the other hand, rusting of iron is a harmful change. उसके अलावा अगर एक चेंज बताऊं आपको मैं, आयरन की रस्टिंग होना. देखा आपने, लोहे पे जंग लग जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग से लगने लगती है, उसे रस्ट बोला जाता है और प्रोसेस का नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन. ये भी एक चेंज होता है, ठीक है, लेकिन ये एक हार्मफुल चेंज. Okay, so we try to prevent rusting of iron of iron objects by various methods such as painting the iron object. तो हम क्या करते हैं, हम आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रस्ट होने से प्रिवेंट करते हैं. कैसे, पेंट करवा देते हैं. आपके घर में डोर्स है, विंडोज है ना, वो आपके कैसे होंगे, आयरन के अगर बने होंगे तो आप उस पर पेंट करवाते हो, क्योंकि पेंट रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करता है. चलो, The change in a substance does not occur on its own. अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज अगर चेंज आ रहा है उसके अंदर, वो खुद से नहीं आ सकता, ठीक है. देयर इज ऑलवेज अ कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन अ सब्सटेंस. हमेशा कुछ ना कुछ कॉज, कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होता है, तभी किसी एक सब्सटेंस पे चेंज आता है. फॉर एग्जाम्पल, आइस डज नॉट मेल्ट ऑन इट्स ओन टू फॉर्म वाटर. आइस मस्ट बी गिवन सम हीट टू मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर. Thus, heat is the cause of change of state of ice from solid to liquid. Example आपको दिया, अभी मैंने एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल बताया था आपको मेल्टिंग ऑफ आइस का, है ना. तो वहां पे आपकी आइस सॉलिड स्टेट से कौन से स्टेट में आई, वाटर स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में आई. चेंज हुआ, बिल्कुल वह स्टेट चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे कारण क्या था, हीट. आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. जब आप आइस को वहां पे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम था, आप उसको रूम टेम्परेचर पे ले आए. रूम टेम्परेचर पे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा था, यानी कि हीट रेस ज्यादा थी. So heat is the main cause of this change which converts the ice into water. Okay? So now we come to types of changes. कितने types के changes होता है वो हमें डिस्कस करना है. तो various types of changes can be there. सबसे पहले आपको given है reversible and irreversible changes. कुछ changes आपके reversible, irreversible होते हैं. A change such as melting of ice which can be reversed is called a reversible change. A change such as burning of a candle which cannot be reversed is called an irreversible of change. वो चेंज बच्चे जो दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सकता है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस मेल्ट होकर वाटर हो गया तो वाटर दोबारा से क्या बनाया जा सकता है, आइस बनाया जा सकता है ना. तो इसको बोला जाता है क्या, रिवर्सिबल चेंज. लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जो बर्न हो गई एक बार, वो दोबारा से कैंडल नहीं बनाई जा सकती, है ना. दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज इररिवर्सिबल चेंज. चलो, सेकंड वी कम टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज. A change in which no new substance is formed.
इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता, यानी कि चेंज आने से पहले भी वही था और चेंज आने के बाद भी सेम, उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है। And a change in which a new substance is formed is called a chemical change। अब वो substance जहाँ पे एक new substance बन जाता है, सॉरी वो change जहाँ पे एक new substance बनता है उसको बोला जाता है chemical change। ठीक है, next we come to slow and fast change। A change which takes place over a long period of time is a slow change, whereas a change which occurs quickly is called a fast change। वो change जो बहुत लंबे समय लेता है आने में उसको बोला जाता है slow change, और जो बहुत क्विकली हो जाता है उसका फास्ट चेंज। नेक्स्ट है डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। वो चेंज जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उनको हम बोलते हैं डिजायरेबल चेंज, एंड द चेंजेस व्हिच इज हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंज। नेक्स्ट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। अ चेंज विच रिपीट्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक चेंज। वो चेंज जो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद दोबारा खुद को रिपीट करता है उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक चेंज। लेकिन विच चेंज अगर रैंडमली इज कॉल्ड अ नॉन पीरियोडिक चेंज। वो चेंज जो कभी भी रैंडमली हो जाता है, खुद को रिपीट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, उसको आप बोलते हो नॉन पीरियोडिक चेंज। ठीक, अब हमें जो पढ़ना है अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज को डिटेल। ठीक, you already know that the physical change is the one in which no new substance is formed. If you tear a piece of paper, what change occurs in it? The shape and size of the paper changes, but it still remains a paper. Similarly, breaking of glass and melting of ice are also physical changes. देखो, अभी आपको मैंने फिजिकल चेंजेस बताए थे, वो चेंज जिसमें कोई भी एक न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है टेयरिंग ऑफ पेपर। आप पेपर है, पूरा एक पीस ऑफ पेपर था, आप उसको बेटा टीयर कर दो, फाड़ दो। फाड़ने के बाद क्या होगा? उसका शेप और साइज ही तो चेंज हो गया। पहले वो पूरा एक पीस ऑफ पेपर था, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर, लेकिन है तो वो अब भी पेपर। तो इसको बोलते हैं हम क्या? फिजिकल चेंज, क्योंकि सिर्फ उसकी शेप और साइज चेंज हुआ है ना, प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई, यानी कि प्रॉपर्टी इन द सेंस वो बिल्कुल एक नया सब्सटेंस नहीं बना। सिमिलरली ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट जाता है, तो पहले पूरा ग्लास था, अब उसके पीसेस हो गए हैं, वो भी एक फिजिकल चेंज। ठीक है, now what happens in a physical change? A physical change में होता क्या है? Let us see what happens in a physical change at a microscopic level. Microscopic level पे देखते हैं कि होता क्या है। All substances are made up of small particles. देखो, हर एक substance छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, these particles are made from different elements, और ये सभी particles different elements से मिलकर बनते हैं। In a physical change, their arrangement of particles undergoes a change, but the nature and composition of particles remains the same. अब जब फिजिकल चेंज होता है बच्चों, तो इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच थे, वो केवल चेंज होता है। बाकी उन पार्टिकल्स का नेचर, उनका कॉम्पोजिशन पहले जैसा ही रहता है। वो व्हेन यू टेयर अ पेपर, इट्स साइज चेंजेस बट द टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन इट रिमेन्स द सेम। जब आपने पेपर टेयर करा तो क्या हुआ? तो उसका साइज चेंज हो गया, लेकिन अब भी वो पार्टिकल्स का नेचर सेम रहेगा उसके अंदर। If you melt or vaporize a substance, the packing of particles changes, but the particles remains the same. अगर आप किसी सब्सटेंस को मेल्ट करते हो, वेपराइज करते हो, तो उसके अंदर पार्टिकल्स की पैकिंग कैसे है, सिर्फ वो चेंज रहती है, हो जाती है, नहीं तो उन पार्टिकल्स का नेचर सेम रहता है। Similarly, if you dissolve a substance in water or any other liquid, अगर किसी सब्सटेंस को आप पानी में या किसी दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, its particles spread out in the liquid without any change in their nature. उसके पार्टिकल्स केवल क्या होता है, उस लिक्विड के अंदर स्प्रेड यानी कि फैल जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक है ना, वो सब स्प्रेड हो जाते हैं उस लिक्विड के अंदर। चलो, सो फॉलोइंग चेंजेस कैन अकर इन अ फिजिकल चेंज। कैसे? चेंज इन शेप और साइज। साइज या शेप चेंज हो सकती है फिजिकल चेंज में। ठीक है, फिजिकल चेंज में ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल, मोल्डिंग ऑफ डो और प्लास्टिसाइन क्ले। प्लास्टिसाइन क्ले होती है आपके पास, या डो वगैरह होता है, आप उसको मोल्ड कर सकते, कोई सी भी शेप दे सकते हो, कोई सा भी साइज दे सकते हो, वो फिजिकल चेंज है। सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूटना, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल को शार्प करना, ये सभी आपके क्या है? फिजिकल चेंजेस है, जहाँ पे इनकी साइज या शेप चेंज होता है। ठीक, चेंज इन फॉर्म, फॉर्म चेंज होना भी फिजिकल चेंज है, जैसे कि अ सब्सटेंस कैन मेल्ट और वेपराइज। मेल्ट होके या वेपराइज होके तब भी हो रहते थे। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या हुई? मेल्ट हुई, मेल्ट होने के बाद क्या हुआ? वो वाटर स्टेट में आ गया, लेकिन पार्टिकल्स अंदर सेम है। जिसके अंदर जो पार्टिकल्स थे आइस के अंदर, वो बहुत क्लोज थे,
वाटर में क्या है, थोड़े से आपके लूज हो गए, और उसी पानी को अगर आप वेपोराइज कर दोगे, स्टीम में ले आओगे, तो वो पार्टिकल्स थोड़े से और दूर हो जाएंगे, यानी कि अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, नहीं तो पार्टिकल्स का जो नेचर है वो सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज. क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी एक फिजिकल चेंज है. देखो, it is a process of formation of solid crystal of a substance by precipitating it out from its supersaturated solution. देखो क्या है क्रिस्टलाइजेशन, एक प्रोसेस है जहां पे क्या बनते हैं, सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं किसी भी एक सब्सटेंस के, किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड क्रिस्टल बनेंगे. कैसे बनेंगे, जब आप उनका प्रेसिपिटेशन कर दोगे. कहां से करोगे, उसके सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में से. सेचुरेटेड सोल्यूशन मैंने आपको बताया है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें अब और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, और वो भी जब सुपर लेवल पे हो उसको बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन. उसका प्रेसिपिटेशन करने से आपके पास जो सॉलिड क्रिस्टल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन. ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड. क्या किया जाता है, इसमें आप वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो तब तक जब तक क्या नहीं बनने लगते उसके क्रिस्टल्स, और सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड नहीं हो जाता. फिर the water in the solution is evaporated to get large crystal of the soil. फिर क्या कहता है, उस वाटर जो सोल्यूशन के अंदर जो वो वाटर होता है उसको हम इवेपोरेट करते हैं, तब जाके हमको क्या बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलने लगते हैं सॉल्ट. क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस. किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं क्रिस्टल्स. ठीक है, चलो आगे. क्रिस्टलाइजेशन इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू फॉर्म द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, शुगर, यूरिया एंड एलम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सोल्यूशन. कॉमनली ये प्रोसेस आपका इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. आप सॉल्ट यूज करते हो, शुगर यूज करते हो, तो क्रिस्टल फॉर्म में तो होता है, तो ये सब बनाया जाता है. यूरिया, एलम, ये सब उनके सोल्यूशन से प्रिपेयर किया जाता है क्रिस्टल फॉर्म में इन द इंडस्ट्रीज. ठीक, नेक्स्ट वी कम टू एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर से कॉमन सॉल्ट हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. सी वाटर टेस्ट इज सॉल्टी बिकॉज इट हैज सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट. Salt is obtained from sea water by collecting it in a shallow pit and letting the water evaporate in the presence of sun. देखो, क्या आपका जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में सॉल्ट डिसॉल्व होता है. अब उसी डिसॉल्व सॉल्ट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर में से. करा क्या जाता है कि पूरे सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, एक पिट बना दी जाती है, शैलो पिट. उसके अंदर वो सारा सी वाटर ट्रैप करा जाता है और उसको फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है सन की हीट से क्या होने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए, यानी कि इसमें जो भी सारा पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है. द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. जब सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, द रिमेनिंग पार्ट इज देयर व्हिच इज सॉल्ट. Sometimes deposits of solid salt are also found naturally in the form of crystals of rock salt which are not pure. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सॉलिड सॉल्ट की आपकी स्टेट्स मिल जाती हैं, ठीक है, नेचुरली क्रिस्टल्स की फॉर्म में, लेकिन वो आपका कैसा सॉल्ट होता है, वो आपका प्योर नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म. तो प्योर सब्सटेंसेस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं. कहाँ से, उनके सोल्यूशन से. किस मेथड से, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, चलो यहाँ पे आपका फिजिकल चेंजेस खत्म. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज केमिकल चेंजेस. चलो, A chemical change is the one in which a new substance is formed. जहाँ पे एक new substance बनता है उसको आप chemical change कहते हो. As it was mentioned earlier, every substance is made up of small particles. हर एक substance किसके मिलकर बना है बच्चों, छोटे छोटे particles से मिलकर बना है. If these particles undergo a change in their composition, a new substance will be formed. अब अगर इन particles के composition में अगर change आता है, उसको बोला जाता है chemical change. ठीक. For example, if you pass electric current into water, the particles of water break down into oxyhydrogen gas. अगर आप वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वाटर के जो पार्टिकल्स है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. अब ब्रेक होके क्या बना लेंगे, ऑक्सीहाइड्रोजन गैस बना लेंगे. द नेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पार्टिकल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वाटर. उसके बाद आपको दोनों पार्टिकल डिफरेंट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे. और इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है. उसकी प्रॉपर्टी जो जब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, वाटर बना रहे थे. भाई वाटर क्या होता है, वाटर इज H2O, यानी कि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल है. आपने इसके थ्रू करंट पास किया, करंट क्या करेगा, इन दोनों के पार्टिकल्स को बॉन्ड को तोड़ देगा
और तोड़कर ब्रेक करके दोनों को अलग गैस से सेपरेट कर देगा। अब जो आपको ऑक्सीजन मिली इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, और आपको जो हाइड्रोजन गैस मिली इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों बिल्कुल डिफरेंट है। और वाटर जब ये था, दोनों मिलकर जब ये वाटर बना रहे थे, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट। तो यानी कि ये जो है यहाँ पे एक नया कंपाउंड था, ये बिल्कुल एक नया आपको सब्सटेंस मिल रहा था। Such a change is called a chemical change or a chemical reaction. ऐसे चेंज को क्या बोला जाता है? केमिकल चेंज बोला जाता है या फिर केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलो। A chemical change usually shows one or more of the following, जैसे कि change in color, change in smell, evolution of a gas, gas evolve होना, formation of a solid, release of heat or light, ये सारे changes आपको दिखते हैं जब भी कहीं chemical change होता है। Sometimes there is no visible change in a chemical process, but there may be a change which can be detected by complex method. कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी केमिकल प्रोसेस के अंदर आपको कुछ चेंजेस विजिबल नहीं होंगे कि अच्छा इसमें क्या चेंज आया है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अंदर चेंज हो चुकी होती है, और उसको आप कैसे कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो कुछ फ्यू केमिकल रिएक्शंस आपको यहाँ बताए हैं। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को लाइट किया जाए, जलाया जाए। ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द कैंडल नियर द विक, जो विक होती है, ये होती है ना विक, इसके आप ऊपर ऑब्जर्व करना है आपको। व्हाट डू यू सी, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज इट। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है। हाउ इज द फ्लेम ऑफ अ कैंडल प्रोड्यूस, ये कैंडल में जो आपको फ्लेम दिख रही है, ये चीज ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है। नाउ टेक अ मेटल प्लेट एंड इन्वर्ट इट 2 to 3 सेंटीमीटर्स अबव द फ्लेम। अब आपको क्या लेनी है, एक मेटल की प्लेट लेनी है और उसको इस फ्लेम से 2 से 3 सेंटीमीटर दूर पे ऐसे उल्टा करके रखना है। ठीक, यू कैन ऑल्सो यूज अ लॉन्ग पीस ऑफ फोल्डेड एल्यूमिनियम फॉइल। आप क्या ले सकते हो, एल्यूमिनियम जो फॉइल होती है उसको फोल्ड करके थोड़ा सा लॉन्ग पीस, वो भी यूज कर सकते हो। होल्ड इट फॉर अ मिनट एंड देन ऑब्जर्व द प्लेट। 1 मिनट के लिए उसको ऐसे होल्ड रखो और फिर आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, इज देयर एनी सब्सटेंस ऑन द प्लेट। आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या आपको इस प्लेट के ऊपर कोई सब्सटेंस मिलता है। हाउ डिड इट गेट देयर, वो सब्सटेंस वहां पे आया कैसे। हाउ डिड इट फॉर्म, वो बना कैसे। नाउ कवर द बर्निंग कैंडल विद अ ग्लास टू कट द एयर सप्लाई। अब क्या करो, इस कैंडल को इसके ऊपर एक ग्लास रखो, यानी कि एयर की सप्लाई वहां पे बंद हो जाएगी। चलो, आफ्टर सम टाइम इट एक्सटिंग्विशेस, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपकी वो जो फ्लेम है वो गायब हो जाएगी, है ना। Why did the candle extinguish? अब ये कैंडल अपने आप एक्सटिंग्विश कैसे हुई, कैसे बुझ गई। राइट योर ऑब्जर्वेशंस एंड आंसर टू द अबव क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। देखो अब ये जो आपको चेंजेस अभी देखने को मिलेगी, कैसे हुए और क्यों हुए, ये हमें पूछा है। So in the above activity, when the candle is lit, the wax at the base of the wick melts, vaporizes and burns. होता क्या है, जब आपने इस कैंडल को जलाया तो जो वैक्स थी उस विक के बेस वाले पार्ट में, जो वैक्स थी वो मेल्ट होती है, वेपराइज होती है और तब बर्न होती है। ठीक है, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन ऑफ वैक्स आर फिजिकल चेंजेस। ठीक है, उस वैक्स का मेल्ट होना, वेपराइज होना फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स, जो वो वैक्स बर्न हो रही है, वो आपका एक केमिकल चेंज। द वैक्स पार्टिकल्स आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो वैक्स के पार्टिकल्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन गैस के बनते हैं। These particles combine with the oxygen in the air as they burn and produce carbon dioxide and water vapor. अब यही पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब ये बर्न होते हैं तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं जब ये बर्न होते हैं। देखो, वैक्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। However, some particles of wax are not able to burn completely. लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं वैक्स के जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते। इट चेंज इनटू कार्बन पार्टिकल्स एंड ग्लो इन द फ्लेम। वो क्या होते हैं, वो कार्बन के पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं और फ्लेम में बर्न करते हैं, यानी कि ग्लो करते हैं। सो देन दे राइज अप इन द एयर एज सूट व्हिच यू सी एज स्मोक। ठीक है, वो जब पार्टिकल्स ऐसे बर्न नहीं हो पाते हैं तो ऊपर एयर की तरफ ऐसे ऊपर राइज अप होता है और सूट, यानी कि जो स्मोक से आपको दिखती है उसमें आपको विजिबल होते हैं। द ब्लैक डिपॉजिट ऑन द प्लेट इज अ सूट। तो वो जो आपने प्लेट ऊपर रखी थी उसके ऊपर आपको जो ब्लैकिश सी कोटिंग दिखी, सब्सटेंस दिखा, वो सूट ही है जो आपका बर्न नहीं हो पाया कंप्लीटली। ठीक है, चल नाउ सम यूजफुल केमिकल चेंजेस। अब आपको कुछ यूजफुल केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज दैट प्रोवाइड्स अस विद फूड। देखो, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, प्लांट का जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है ना, उसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस होता है क्योंकि हमको फूड प्रोवाइड करता है ना।
In photosynthesis, green leaves of plants change carbon dioxide and water into glucose with the help of sunlight. क्या होता है इसमें? ग्रीन जो लीव्स होती है प्लांट्स की, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। ये इसके थ्रू क्या होता है? एनर्जी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। इसीलिए तो ये जरूरी है, हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है, जो कि केमिकल चेंज है। होता क्या है? द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज था, जो आपको खाने से मिला था, उसका ब्रेक डाउन होता है। कब? जब ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होती है, तब ग्लूकोज ब्रेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज एज रॉ फूड अंडरगोज अ चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन। खाना जो पकता है, कुकनी होती है, वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर जो रॉ पार्टिकल्स है वो कुक हो जाते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। कर्ड से मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क से कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, वहां पे क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसके केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही वहां पे क्या होता है? मिल्क कन्वर्ट हो जाता है आपका कर्ड में, विच इज अ केमिकल चेंज एंड अ यूजफुल केमिकल चेंज। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स बाय वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी ओर्स से बहुत सारे केमिकल प्रोसेस यूज करके। उसके अलावा मेडिसिन बनाई जाती हैं, वो भी कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस यूज करके बनाई जाती हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल बर्न किया जाता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी आपका एक केमिकल चेंज होता है। सो देयर आर मेनी मोर केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस। नाउ कैन यू टेल इफ यू ग्रोइंग अप एज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? हमारी ग्रोइंग अप कैसा चेंज है वो भी आपसे पूछा गया। नाउ वी कम टू अनडिजायरेबल केमिकल चेंज। यूजफुल पढ़ लिए, अब अनडिजायरेबल यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। देखो, पोल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल केमिकल चेंज एज इट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज एनवायरमेंट। ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत ही हार्मफुल है पोल्यूशन। और पोल्यूशन एक कैसा है? हार्मफुल केमिकल चेंज या अनडिजायरेबल केमिकल चेंज है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज एन अनडिजायरेबल केमिकल चेंज। ठीक है, फूड का, खाने का स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना, वो भी एक अनडिजायरेबल केमिकल चेंज होता है। कॉरोजन ऑफ मेटल इज एन अनडिजायरेबल केमिकल चेंज। ठीक है, मेटल्स का जो कॉरोजन होता है वो भी एक अनडिजायरेबल केमिकल चेंज है। क्यों है? बिकॉज इट लीड्स टू लॉस ऑफ मेटल। उससे मेटल्स का लॉस होता है, मेटल्स खराब हो जाते हैं। कॉरोजन मेटल को खा जाता है। ओके, देखो, नाउ लेट अस स्टडी मोर अबाउट कॉरोजन। अब थोड़ा सा कॉरोजन के बारे में पढ़ लिया जाए कि कॉरोजन होता क्या है। When things made of metals are exposed to air, they may react with oxygen, water vapor or carbon dioxide to form chemical compound. देखो, ऐसी चीजें जो आपकी मेटल से बनी होती है, जब ये ज्यादा एयर, वाटर वेपर है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड इसके कांटेक्ट में आती हैं, तो बच्चों ये उसके साथ कंबाइन होकर कुछ दूसरे केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। The layers of metal keep reacting to form such compounds which are not useful. जो मेटल की जो लेयर है वो इन सभी चीजों के साथ मिलकर वो केमिकल कंपाउंड्स बनाते रहती है अपने ऊपर, जो यूजफुल नहीं होते। और इस वेस्टिंग ऑफ मेटल को ही क्या बोला जाता है? कॉरोजन बोला जाता है। ओके, तो कॉरोजन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द स्लो वेस्टिंग ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, धीरे धीरे जो मेटल की वेस्टिंग होती है किसके साथ एक्सपोजर में? वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ, उसको आप कॉरोजन कहते हो। जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये बहुत आसानी से बच्चों कोरोड हो जाते हैं। ठीक, चलो रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। देखो, अब वो जब ऑब्जेक्ट्स जो आपके आयरन के बने हैं, लोहे के बने हैं, विच इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल, तो आयरन को जब आप एक्सपोज करते हो, जो या फिर ज्यादा कांटेक्ट में होता है डैम्प वाटर, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर एक कोटिंग, एक कवरिंग आने लगती है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, फ्लेकी सी, जिसको आप रस्ट बोलते हो, है ना। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर टू फॉर्म अ कंपाउंड आयरन ऑक्साइड। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो आयरन वाला पार्ट है वो क्या, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसके साथ कंबाइन होके एक न्यू केमिकल कंपाउंड बनाता है जिसको आप बोलते हो आयरन ऑक्साइड।
ओके और इसी आयरन ऑक्साइड को बच्चे बोलते हैं रस्ट। ये आपके लिए अनडिजायरेबल होता है, वेस्टफुल होता है। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन आपको गिवन है, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड। आयरन के साथ जब वाटर और ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो आयरन ऑक्साइड बनती है और आयरन ऑक्साइड को आप क्या बोलते हो, रस्ट हो। ठीक है, चल रस्ट इज आयरन ऑक्साइड विच इज Fe2O3। Fe2O3 बच्चों केमिकल फॉर्मूला है रस्ट का, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का। Does rust and iron are not the same substance? तो ये चीज समझ में आई कि रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड है और आयरन सिर्फ आयरन है, उसमें ऑक्सीजन कंबाइन नहीं है, तो दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस है। ओके, रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। Rusting of iron is a chemical change because a new substance, iron oxide, is formed in this process. So, rust and iron students same नहीं होता है, ठीक है। आपका जो रस्ट होता है वो डिफरेंट है आयरन से। क्यों? क्योंकि आयरन इज अ सिंगल मेटल, ठीक है, लेकिन रस्ट क्या, आयरन ऑक्साइड है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड होती है। चलो, ऑलमोस्ट एवरी आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड स्लोली। हर एक आयरन या स्टील का ऑब्जेक्ट अगर आप उसे ओपनली रखोगे, एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखोगे, तो धीरे धीरे उसके ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाता है। We can usually see the rusted iron gates of park and iron benches kept in the garden, which always remain in the open. आपने देखा होगा गार्डन या पार्क में जो आयरन की बेंचेस रखी होती हैं, पार्क के या फिर कहीं किसी ऐसी जगह के आपने गेट्स वगैरह देखे हुए, डोर्स वगैरह, वो नॉर्मली उनके ऊपर रस्ट आपको देखने को मिलेगी क्योंकि वो ओपन एयर में ज्यादा रहते हैं। एग्रीकल्चर टूल, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले टूल जैसे कि स्पेड, शॉवर्स, ये भी आपके रस्ट हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। किचन में जो आयरन का पैन होता है ना, जिसको आप तवा बोलते हो, ऑफन गेट्स रस्टेड इज केप्ट इन वेट स्टेट फॉर सम टाइम। अगर आप उसको ढीला ही ऐसे छोड़ देते हो तो उसके ऊपर भी रस्ट आने लगती है ना। सो वी कैन ऑल्सो यूजुअली सी द फॉर्मेशन ऑफ सम रस्ट ऑन आयरन ग्रिल। घर में आयरन के ग्रिल है और उसको पेंट आपने नहीं करवाया है तो उस पर आपको रस्टिंग दिख सकती है। आयरन की रेलिंग्स पे, आयरन पाइप्स पे, आयरन नेल, ओल्ड कार, बाइसाइकिल, स्टील ब्रिजेस, यहाँ पे आपको कॉमनली रस्ट देखने को मिल जाएगी। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग? क्या क्या कंडीशंस है जो रस्टिंग के लिए जरूरी है? देखो, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर आपका मॉइस्चर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू अकर। वाटर और मॉइस्चर दोनों बहुत जरूरी है रस्टिंग के लिए। So two conditions are necessary for the rusting of iron to take place. So ये दो conditions होती है, एक तो water और दूसरा moisture, ठीक है, सॉरी एयर और moisture। moisture water की फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये दो चीजें हैं जो आपके रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए damp air alone provides the things oxygen and water required for rusting of iron to occur। इसलिए जो damp air होती है वो अकेले ही दोनों चीज प्रोवाइड देते हैं। damp air में क्या होता है, आपका एयर ऑक्सीजन भी होगी और आपका वाटर भी होगा, ठीक है, उससे आपकी रस्टिंग पॉसिबल हो जाती है। अगेन, ऑर्डिनरी वाटर ऑलवेज हैज सम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट। आप जो वाटर यूज करते हो, ऑर्डिनरी जो पानी आप घर में आम पानी यूज करते हो नॉर्मली, उसमें भी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है ना। सो ऑर्डिनरी वाटर आल्सो सप्लाइज द थिंग्स नीडेड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि ऑर्डिनरी वाटर में भी दोनों चीज होगी, मॉइस्चर भी हो गया और प्लस आपका ऑक्सीजन भी हो गया। चल, if the air at a place has high moisture content, that is, if the air at a place is more humid, then the rusting of iron become faster. The rusting of iron is faster in coastal area, seaside area, because the air at those places contains more water vapor or more moisture. अगर किसी जगह का बच्चों एयर जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा है, तो वहां की जो चीजों पे रस्टिंग प्रोसेस है वो ज्यादा होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया में, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो एयर होती है वो ज्यादा ह्यूमिड होती है, वहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर makes the process of rusting of iron faster. Thus, an iron object will rust much faster when kept in sea water, which is salty water, than when kept in fresh water having no salt dissolved in it. अगर पानी के अंदर वाटर डिजॉल्व है तो ऐसा पानी भी बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन को थोड़ा सा फास्टर रेट पे कर देता है। इसीलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सी वाटर में रखोगे जहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट जल्दी रस्ट होगा, एज कम्पेयर टू उस ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रेश वाटर में रखते हो जहाँ पे उसका वाटर डिजॉल्व, सॉरी सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता है, उसमें रस्टिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, ठीक है। चल, you will find that only the nail in test tube C rust in test tube A. Calcium chloride is a dehydrating agent. It absorbs all the water vapor, so the nail doesn't rust. In the test tube B, distilled water does not have any oxygen dissolved in it,
So the nail does not rust due to lack of oxygen. In test tube C, both water and oxygen are in contact with the nail, therefore the nail rusts. ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि अगर आपकी जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स है उनको वाटर या उनको सॉल्ट या एयर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में मिलते हैं तो आयरन के ऑब्जेक्ट्स आपके रस्टिंग जल्दी होने लगती है। ठीक है, और दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन की, यानी कि अगर होना है रस्टिंग इज देयर तो ये दोनों ही रीजंस होते हैं जो उसके लिए पॉसिबल होते हैं। ना इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग के क्या इफेक्ट्स है? रस्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट स्लोली ईट्स अवे आयरन पार्टिकल्स ड्यू टू व्हिच एन आयरन ऑब्जेक्ट लूजेस इट्स स्ट्रेंथ। एक कॉन्टिन्यूअस लगातार होने वाला प्रोसेस है रस्टिंग, जो धीरे धीरे क्या करता है आयरन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको खा जाता है ना, और उससे क्या होता है आपका आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वैसे तो आयरन अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन क्योंकि अब इसका आयरन के ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल ही खत्म होते जा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। इफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट रस्ट अवे कंप्लीटली। अगर किसी आयरन ऑब्जेक्ट को आप डैम्प एयर यानी कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, या पानी में लंबे समय के लिए रखोगे तो वो रस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। रस्टिंग और कॉरोजन ऑफ मेटल कॉजेज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस टू द नेशनल इकोनॉमी। हमारी नेशनल इकोनॉमी को भी बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है इस रस्टिंग की वजह से या कॉरोजन ऑफ मेटल की वजह से। उसके अलावा इट ऑल्सो कॉजेज वेरियस एक्सीडेंट्स ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, रेल एक्सेट्रा वेयर आयरन इज अ मेन मेटल यूज। ठीक है, ब्रिज, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, रेलवे, है ना, ये सभी चीजों में जहाँ पे आयरन एक मेन मटेरियल होता है इन चीजों को बनाने के लिए, इनमें जब रस्ट लग जाता है ये वीक हो जाते हैं और अचानक से कभी भी टूट जाते हैं तो इससे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। Thus it is very important to prevent rusting, यानी कि क्या, इसलिए रस्टिंग को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। अब आपको रस्टिंग प्रिवेंट करने के कुछ वेज बताएं। देखो रस्टिंग कैसे प्रिवेंट होगी? इफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटल एंड एयर इज अवॉइडेड। मेटल और एयर को कॉन्टैक्ट में नहीं आना, ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे अपने आप रस्टिंग नहीं होगी। देखो अब वो कैसे किया जा सकता है? पहली बात यूज ऑफ ऑयल पेंट, आप ऑयल पेंट यूज कर सकते हो। लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्रिज, शिप, ये सब कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ऑयल पेंट। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है उनको आप ऑयल पेंट यूज करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। पेंट प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर और वाटर। पेंट क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट को जो आयरन का बना है उसको ऑक्सीजन या एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से प्रिवेंट करता है, और वाटर में भी, है ना, वाटर के भी कॉन्टैक्ट में आने से प्रिवेंट करता है। चलो नेक्स्ट, एलॉय फॉर्मेशन। आप एलॉय बना सकते हो उन मेटल्स का। आयरन कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कन्वर्टिंग इनटू एलॉय सच एज स्टेनलेस स्टील। क्या आप आयरन का एलॉय बना सकते हो? जैसे कि आयरन के साथ कुछ दूसरे मेटल या नॉन मेटल को कंबाइन करके आप कुछ और एक ऐसा बनाओ ऑब्जेक्ट जो आपका एलॉय होगा, यानी कि इसमें रस्टिंग नहीं होगी, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। ठीक है, एलॉय जो होते हैं बच्चों रेजिस्टेंट टू रस्ट होता है, लेकिन इनमें रस्ट नहीं लगता, जैसे कि ब्रास, ब्रोंज, स्टील, ये सभी क्या है? एलॉयज के एग्जाम्पल है। फिर आता है गैल्वेनाइजेशन पर। Iron objects can be protected from rusting by depositing thin layers of zinc on the iron surface. आप क्या कर सकते हो? आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो रस्टिंग से, क्या करके? उसके ऊपर थिन लेयर्स, किसकी लेयर? जिंक की लगाकर उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि जिंक डज नॉट अलाउ आयरन टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो आयरन नीचे रह गया, ऊपर आ गई जिंक की कोटिंग, तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट पे कौन आएगा? सिर्फ आयरन नीचे प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कि रस्टिंग नहीं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, नहीं नॉट लास्ट, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? अप्लाइंग अ कोट ऑफ क्रोमियम ऑनटू अ मेटल इज कॉल्ड क्रोम प्लेटिंग। ठीक है, क्रोमियम की कोटिंग को लगा देना किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर या मेटल के ऊपर, उसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। ओके, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और ये जो प्रोसेस होता है इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। बाइसाइकिल पार्ट्स आर यूजुअली क्रोम प्लेटेड टू प्रिवेंट रस्टिंग। बाइसाइकिल जो होती है उसकी जो पार्ट्स होते हैं उनको यूजुअली प्रोटेक्ट किया जाता है रस्टिंग से इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करके। ओके, लेयर ऑफ गोल्ड और सिल्वर इज आल्सो अप्लाइड ऑन आर्टिफिशियल ज्वेलरी। क्या करा जाता है? जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उससे भी गोल्ड या सिल्वर की लेयर चढ़ा दी जाती है। एंड वॉचेस थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और वॉचेस के ऊपर भी, ज्वेलरी के ऊपर या वॉचेस के ऊपर इनकी लेयर चढ़ाकर क्या करा जा सकता है? इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नाउ द लास्ट इज यूज ऑफ ग्रीस। ग्रीस का यूज करके भी आप रस्टिंग प्रिवेंट कर सकते हो। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग अ ग्रीस और ऑयल। क्या मशीनरी के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो मूव करते हैं, उनके आप ऊपर क्या कर सकते हो? ऑयल या ग्रीस की एक कोटिंग लगा दो, तो वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा,
इससे आप रस्टिंग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सुनो। सो फार वी हैव डिस्कस्ड हाउ कैन वी प्रिवेंट द रस्टिंग मेथड, क्या कॉजेज होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, कौन से आपके डिजायरेबल है, कौन से आपके अनडिजायरेबल है, फिजिकल केमिकल सभी चेंजेस, सभी डिटेल में हमने टॉपिक्स आज डिस्कस कर लिए हैं. So that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it. Thank you everybody.